नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान की पुस्तक में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। आज हम चर्चा करेंगे 7वें अध्याय की संघवाद। फेडरलिज्म क्या है या यूनियन क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। वर्तमान में अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे भारत एक संघ बना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संघवाद क्या है, ये इस पुस्तक में चर्चा की गई है। इस पुस्तक में चर्चा की गई है कि सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति थी और उसका जब विघटन हुआ तो छोटे छोटे देश बन गए। स्वतंत्र राज्यों का कुछ देशों ने मिलकर एक राष्ट्र कुल बना लिया था, जो कि एक संघ का ही रूप था। थोड़ी सी इसमें चर्चा की गई है कि वेस्ट इंडीज में भी संघवाद था, इसकी इस पुस्तक में चर्चा की गई है। विशेषकर भारत के संबंध में इस अध्याय में काफ़ी चर्चा की गई है। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय सरकार की होती है और दूसरी केंद्र सरकार की। यानी कोई भी संघ होगा तो उसमें दो प्रकार की सरकारें अनिवार्य रूप से होंगी, एक केंद्र की सरकार होगी और एक प्रांतों की या राज्य की सरकार होगी। जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो एक भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्रत्येक जो 28 राज्य हैं उनमें अलग अलग सरकार है। जैसे राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार, इस तरह की सरकार होती है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है, यानी राज्य सरकार है जैसे पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, ये अपने क्षेत्र में सभी सरकारें स्वतंत्र होती हैं। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। जैसे अमेरिका में किसी भी प्रांत में आप रहते हैं, किसी भी राज्य में आप रहते हैं, तो आपको उस देश की भी नागरिकता लेनी होती है, उस राज्य की भी नागरिकता लेनी होती है। लेकिन भारत में एक हरी नागरिकता है। भारत के आप किसी भी राज्य में रहते हैं, आपको इंडियन नागरिकता मिलेगी, यानी भारतीय नागरिकता मिलेगी, दोहरी नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी भारत में एक हरी नागरिकता है, भारत के किसी भी हिस्से में आप रहें। दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। जो भी संघात्मक देश हैं उनमें अधिकतर लिखित संविधान है और संविधान सर्वोच्च होता है, और दोनों सरकारों की जो शक्तियों का स्रोत है वह संविधान ही होता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे प्रतिरक्षा, मुद्रा, इसका उत्तरदायित्व संघ सरकार या केंद्र सरकार का होता है। क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के मुद्दे प्रांतीय सरकारें इसके लिए जवाबदेही होती हैं। ये प्रत्येक संघात्मक देश में ऐसा ही होता है, चाहे वो भारत हो या अन्य कोई भी देश हो। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों के लिए, कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित है। केंद्र राज्यों का सहयोग करते हैं और राज्य केंद्र का सहयोग करते हैं। संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द नहीं बल्कि यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों का एक ही अर्थ होता है, संघ। जो भारत का संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद नंबर 1 यानी अनुच्छेद एक यही कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात जो भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा या यूनियन होगा। राज्य और उनके कार्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं। इस तरह से अब केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं, तो यहाँ पे जो शक्ति है वो कैसे हो, शक्ति का वितरण कैसे हो, इसलिए शक्तियों का विभाजन कर रखा है, कार्यों की एक सूची बना रखी है और इस सूची में कार्यों का विभाजन कर रखा है भारतीय संविधान में। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय इस तरह से बनाया हुआ है। जैसे संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं जिन पर संघ सरकारी कानून बनाती है: प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध, शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक तार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा। इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। जैसे भारत में जो केंद्रीय विधायिका है, ये व्यवस्थापिका है, वो संसद है। इन विषयों पर कानून संसद ही बना सकती है। ठीक इसी प्रकार राज्य सूची के विषय हैं जिन पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, जैसे कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग। आमतौर पर इन विषयों पर सिर्फ प्रांतीय विधायिका ही कानून बना सकती है, जो प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है। अगर इन विषयों पर मान लीजिए राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान
की जो विधानसभा है, विधानमंडल है, यही कानून बनाएगा, क्योंकि भारत में अधिकतर राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। अब हम उन विषयों की चर्चा करेंगे जो समवर्ती सूची में है। शिक्षा, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की संपदा का हस्तांतरण, वन, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, गोद लेना और उत्तराधिकार। केंद्र और प्रांत दोनों की विधायिका इन मामलों पर समान रूप से कानून बना सकती है। ये ऐसे विषय हैं। अवशिष्ट विषय, जो विषय नए आए हैं, इन सभी मामलों में शामिल है जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया, यानी इन तीनों लिस्टों में अगर कोई नहीं है, जैसे साइबर अपराध, जब देश का संविधान लिखा गया या लागू किया गया तब साइबर अपराध होते ही नहीं थे। अब साइबर अपराध एक नया विषय आया है, तो ऐसे में इस पर अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। अवशिष्ट विषयों में सबसे महत्वपूर्ण विषय साइबर अपराध ही है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तित कर सकती है, पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। आपातकाल के दौरान शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती हैं। अगर किसी भी राज्य में आपातकाल लग जाता है या देश में आपातकाल लग जाता है तो वो केंद्र शक्तिशाली हो जाता है, ना कि राज्य। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर कानून बना सकती है जो राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं, यानी राज्य सूची के जो विषय हैं इन पर भी संसद कानून बना सकती है। सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियाँ और उत्तरदायित्व हैं। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र का ही नियंत्रण है। ऐसे में केंद्र का शक्तिशाली होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो अधिकतर आय के साधन हैं उन पर केंद्र का ही नियंत्रण है। अभी इस अध्याय में चर्चा की गई अनुच्छेद 257(1) प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई भी अड़चन नहीं है या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होगा। ये अनुच्छेद 257(1) में लिखा गया है। अब बात आती है केंद्र और राज्य के संबंधों की। ये केंद्र राज्य के संबंध कैसे भारत में या अन्य देशों में भी ऐसा होता है कि जो विशेष प्रांत होते हैं, जो राज्य होते हैं, वो स्वायत्तता की मांग करते हैं। भारत में भी ऐसा हुआ है और अन्य देशों में भी ऐसा हुआ है। कभी कभी इन मांगों के पीछे इच्छा होती है कि शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदल दिया जाए, कि जो शक्तिशाली केंद्र है उसकी बजाय शक्तिशाली राज्य होने चाहिए। अनेक राज्य जैसे तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, अनेक राजनीतिक दल जैसे द्रमुक, अकाली दल, माकपा, इनने स्वायत्तता की मांग की है कि राज्यों को अधिक स्वायत्त बनाए जाए। ये मांग चलती रहती है। ये जितने भी संघीय देश हैं उनमें सभी में ऐसा होता है, ना केवल भारत में होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो परीक्षा में आएगा, केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, सरकारिया आयोग कब बना? तो सरकारिया आयोग बना 1963 में। इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य और निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। अब देखो, राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगने का सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है 356, उसका इसमें जिक्र किया गया है। ये अनुच्छेद 356 से राज्यों में आपातकाल लगाया जा सकता है या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह प्रावधान किसी राज्य में तब लागू होता है जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी हो कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है। इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति शासन को कब तक बढ़ाया जा सकता है। किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। 1959 में केरल में, 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट सवाल और है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की थी। ये है राज्य पुनर्गठन आयोग। भाषा के आधार पर कई राज्यों का गठन किया गया या गठन की प्रक्रिया हुई और के राज्यों का जो निर्माण किया गया उसमें भाषा का ख्याल रखा गया है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। गुजरात में गुजराती भाषा बोलने वाले लोग हैं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलने वाले लोग हैं। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग कर दिया गया। ऐसे धीरे धीरे अनेक राज्य बने, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। सन 2000 में 3 राज्यों में से 3 नए राज्य बना दिए गए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन करके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का विभाजन करके छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में ये 3 नए राज्य बनाए गए और 2014 में आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना राज्य बनाया गया। इस प्रकार 2014 में 29 राज्य हो गए थे भारत में, 29 स्टेट इन इंडिया। लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया है और वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए 29 राज्यों से घटकर भारत में राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है। अब इसे हमें पुस्तक में ये भी चर्चा की गई है कि राज्यों के बीच भी विवाद हो सकता है, अंतर्राज्यीय विवाद होते हैं जिनकी इसमें चर्चा की गई है। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर विवाद है, मणिपुर और नागालैंड के बीच सीमा को लेकर विवाद है, पंजाब और हरियाणा में चंडीगढ़ जो उनकी राजधानी है उसको लेकर विवाद है, तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद है और नर्मदा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में विवाद है। तो अंतर्राज्यीय विवाद हो सकते हैं। राज्यों के आपस में जो विवाद होते हैं इनका इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। इस पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण जिक्र किया गया है जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा था, अनुच्छेद 370। इसी पुस्तक में ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उनका इसमें जिक्र किया गया है कि कैसे जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निर्णय किया। ना वो भारत में मिलना चाहते थे ना पाकिस्तान में। पाकिस्तानी कबायलियों ने जब घुसपैठिया जम्मू कश्मीर घुसे तो राजा हरि सिंह ने भारत की मदद ली और वो भारतीय संघ में शामिल हो गए। इसका जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरी पुस्तक में इस अध्याय में है वो है कि वर्तमान में 370 के अंतर्गत दिया गया जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं रहा है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और राज्य अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हो गया है, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। ये नई व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुई है। ये ना केवल 11वीं के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन के 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में कब आए, 31 अक्टूबर 2019 को। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश थे। अगर आप पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।